नीतिशास्त्र को आदर्शमूलक विज्ञान क्यों कहा जाता है? नीतिशास्त्र में सामाजिक मानक स्थापित कर समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियम व दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए इसे आदर्शमूलक विज्ञान कहा जाता है। फिर परिवार द्वारा मूल्य निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। तो लालन-पालन विधि, प्रेक्षण से सीखना, प्रेरणा स्रोत, रीति-रिवाज, दंड व पुरस्कार, रिश्तेदारों से संपर्क और संयुक्त परिवार के कार्यकलाप। फिर उचित और शुभ में संबंध बताइए। उचित भौतिक नियमों की सिद्धि में सहायक है तथा नियमानुसार कर्म को उचित कहा जाता है। उचित का प्रयोग साधन के रूप में जबकि शुभ का प्रयोग साधन व साध्य दोनों के रूप में होता है। जब शुभ लक्ष्य प्राप्ति का साधन हो तो वह उचित कहलाता है। अतः जो उचित है उसे शुभ कहा जा सकता है, किंतु सर्वोच्च शुभ को उचित नहीं कहा जा सकता। कांट के अनुसार ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, फिर भी उसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। क्यों? नैतिकता की स्थापना के लिए कांट ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है, अर्थात कांट के नीतिशास्त्र में ईश्वर साधन है तथा नैतिकता साध्य है। नैतिक अभिवृत्ति से आपका क्या आशय है? नैतिक मुद्दों के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोण नैतिक अभिवृत्ति कहलाती है। यह अभिवृत्ति नैतिक विश्वासों में आधारित होती है। एक प्रशासक में निम्नलिखित मूल्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, जैसे भावनात्मक स्तर पर सहानुभूति, दया, करुणा, जनसेवा, अंतरात्मा की आवाज। पर संज्ञानात्मक स्तर पर तार्किकता, अनासक्ति, सीखने का भावना। व्यवहारात्मक स्तर पर कठोर परिश्रम, कर्तव्य परायण, त्याग, निष्काम कर्म आदि। फिर गांधी जी के सभी धर्मों के समान होने संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो गांधी जी ने विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर सभी धर्मों के समान होने की बात कही है। इनके अनुसार सभी धर्म ईश्वर को अथाह व सबसे परे मानते हैं। अहिंसा सभी धर्मों का केंद्रीय मान है। सभी धर्म उच्चतर सत्य की प्राप्ति की ओर लगातार अग्रसर हैं। गांधी जी ने सभी धर्मों में कुछ त्रुटियां व अपूर्णताएं विद्यमान होने को भी माना। गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता से श्रेष्ठ सर्वधर्म समभाव को माना तथा सभी धर्मों को ईश्वर प्राप्ति का अलग-अलग मार्ग बताया। गांधी जी ने धार्मिक श्रेष्ठता के विचार को नकार कर सभी धर्मों को समान बताया तथा इसी आधार पर धर्म परिवर्तन का विरोध किया। कर्तव्यों का वर्गीकरण कैसे होता है? कर्तव्य और अधिकार के मध्य अंतर संबंध को समझाइए। तो संकीर्ण अर्थों में कानूनी उत्तरदायित्वों को कर्तव्य कहा जाता है, किंतु बृहद अर्थों में वे सभी कार्य कर्तव्य हैं जो कि नैतिक रूप से किए जाने चाहिए। कर्तव्य को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है: सकारात्मक और नकारात्मक। वे कार्य किए जाने चाहिए वे सकारात्मक और जो नहीं किए जाने चाहिए वे नकारात्मक। फिर पूर्ण या फिर अपूर्ण। तो वे कर्तव्य जिनके साथ सहवर्ती अधिकार हों, जिनमें किसी भी अपवाद को स्वीकार नहीं किया गया हो, वे हैं पूर्ण कर्तव्य। वे कर्तव्य जिनके साथ सहवर्ती अधिकार ना हो, तो जिनमें अपवाद स्वीकार है, वे हैं अपूर्ण कर्तव्य। फिर आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। तो जिनकी व्याख्या व्यक्ति द्वारा की जाती है, अर्थात पूर्व निर्धारित नहीं होते आत्मनिष्ठ, और वे कर्तव्य जो पूर्व निर्धारित होते हैं व्यक्तिनिष्ठ। फिर नैतिक और कानूनी। तो वे नैतिक उत्तरदायित्व जिनकी पालना न करने पर सामाजिक आलोचना होती है, वे हैं नैतिक। और वे कानूनी उत्तरदायित्व जिनका उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा दंड किया जाता है, वे कानूनी। अब प्रत्येक नागरिक के लिए नैतिक कर्तव्यों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। स्वयं के प्रति कर्तव्य। नागरिकों को स्वयं की उन्नति पर समाज की उन्नति निर्भर करती है। स्वस्थ, चरित्रवान, परिश्रमी और स्वावलंबी नागरिक एक स्वस्थ समाज और राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अतः प्रत्येक नागरिक को स्वयं को स्वस्थ, संयमी, शिक्षित, परोपकारी आदि होना चाहिए। फिर दूसरा, अन्यों के प्रति कर्तव्य। नागरिक को समाज, परिवार, देश, मित्रगण आदि से भी सहायता प्राप्त होती है, अतः उनकी उन्नति हेतु नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं। फिर ईश्वर के प्रति कर्तव्य। तो आध्यात्मिक
की प्राप्ति, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान करना आदि व्यक्ति के ईश्वर के प्रति कर्तव्य हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों व्यक्ति व समाज की अनिवार्य मांग है। यदि अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज स्वीकार कर लेता है तो कर्तव्य समाज की मांग है जिसे व्यक्ति सार्वजनिक हित में स्वीकार करता है। एक व्यक्ति का अधिकार न केवल दूसरों का कर्तव्य है बल्कि स्वयं कर्तव्य भी है। यदि व्यक्ति चाहता है कि वह अपने अधिकारों का उपभोग बिना किसी बाधा के कर सके और समाज में लोग उसके अधिकार में बाधा उपस्थित न करें, तो उसका कर्तव्य है कि वह उसी प्रकार के दूसरों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करे, अर्थात बाधा उपस्थित न करे। नागरिकों के अधिकार राज्य व समाज के प्रति कर्तव्य उत्पन्न करते हैं तथा व्यक्ति का अधिकार समाज व राज्य का कर्तव्य है। अतः अधिकार व कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के हट जाने से दूसरे का महत्व समाप्त हो जाता है। फिर निजी संबंधों का सार्वजनिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव बताइए। नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो निजी जीवन के पूर्वाग्रह सार्वजनिक जीवन में परिलक्षित होता है। निजी जीवन का तनाव सार्वजनिक जीवन में भी अभिव्यक्त होता है। अतः निजी और सार्वजनिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि निजी और सार्वजनिक संबंधों के बीच कोई टकराव होता है तो व्यक्ति को सार्वजनिक उत्तरदायित्व को महत्व देना चाहिए। इसी से नैतिक समाज बन सकता है। फिर नारीवादी विचारकों के अनुसार निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर शोषणकारी गतिविधियां निजी जीवन में ही होती हैं और सिविल सेवकों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक संहिता और आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। फिर लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ बताइए। तो एक प्रशासक का किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति व्यवहार केवल योग्यता आधारित करना ही निष्पक्षता है। न्याय संगत, प्रभावी, कुशल निर्णय लेने के लिए निष्पक्षता आवश्यक है। एक लोक सेवक के गुण के रूप में निष्पक्षता संवैधानिक मूल्य को बनाए रखने में, अच्छी कार्य संस्कृति को अपनाने में, कठिन व चुनौतीपूर्ण स्थितियों में निपटने में, भ्रष्टाचार आदि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्पक्षता का अभाव समाज में कई दुष्प्रभाव उत्पन्न कर देता है जैसे सामाजिक असमानता बढ़ाना, शोषणकारी गतिविधियों को बढ़ाना, मानव जीवन की गरिमा और अधिकारों का हनन आदि। फिर नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गुणों को बताते हुए इस हेतु आवश्यक चरण को क्रमबद्ध रूप से लिखिए। तो नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिबद्धता, चेतना, योग्यता, विकल्प विकसित करने व संभावित परिणामों और जोखिमों का पूर्वानुमान करने की क्षमता। अगर वापस बताता हूँ, नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिबद्धता यानी कि फल की इच्छा किए बगैर सही कार्य करने की इच्छा, फिर चेतना यानी कि सही कार्य करने की जागरूकता, फिर योग्यता जानकारी एकत्र करने, मूल्यांकन करने, विकल्प विकसित करने व संभावित परिणामों और जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता आदि गुण आवश्यक हैं। कौन कौन से? प्रतिबद्धता, चेतना और योग्यता। फिर नैतिक निर्णय की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का क्रमबद्ध पालन किया जाना चाहिए। पहला, तथ्य को एकत्रित करना, नैतिक मुद्दों को परिभाषित करना, फिर हितधारकों की पहचान करना, प्रभावों व परिणामों की पहचान करना, सत्यनिष्ठा और चरित्र पर विचार करना, संभावित रचनात्मक विकल्प चुनना, सही नैतिक विकल्प चुनना। फिर गांधी जी का एकादश व्रत सिद्धांत वर्तमान प्रशासन में किस प्रकार प्रासंगिक है? तो गांधी जी के एकादश व्रत उनके नैतिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत है जो आज भी प्रासंगिक है। पहला, अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को निषेधात्मक, स्वीकारात्मक दोनों अर्थों में परिभाषित किया है। एक प्रशासक को इसके निषेधात्मक अर्थ को ग्रहण कर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या व स्वार्थ से प्रेरित होकर जन सामान्य को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तथा स्वीकारात्मक अर्थ ग्रहण कर जनता के प्रति दया, सहानुभूति, प्रेम आदि भाव रखने चाहिए। फिर सत्य। गांधी जी ने मानसिक चोरी यानी कि चोरी का विचार मन में आना, भौतिक चोरी किसी वस्तु को चुराना और वैचारिक चोरी किसी के विचारों को चोरी न करने के रूप में अस्तेय को परिभाषित किया है। एक प्रशासक को भी अस्तेय की अवधारणा को अपनाकर स्वार्थ को परे अपने
अधीनस्थों के विचारों का सम्मान तथा भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। फिर अपरिग्रह, निरंतर श्रम करते हुए समाज में से उतना ही ग्रहण करना जितना जीवन के लिए अनिवार्य हो, अपरिग्रह कहलाता है। अतः प्रशासक को सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग जन सामान्य के कल्याण हेतु करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित के लिए। फिर ब्रह्मचर्य, तो मन वचन क्रम से सभी समय तथा स्थानों पर अपनी समस्त इंद्रियों का पूर्ण संयम ही ब्रह्मचर्य है। एक प्रशासक को मन, बुद्धि और वाणी की शक्ति का उचित प्रयोग कर अपनी जिम्मेदारियों कुशल निर्वहन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन से इस प्रशासक की बौद्धिक व मानसिक शारीरिक क्षमता व दृढ़ता बढ़ती है। अभय, अभय के तहत प्रशासक को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक दबावों से मुक्त होकर वरीयता आधारित निर्णय लेना चाहिए। अस्वाद, स्वास्थ्यवर्धक संतुलित आहार ग्रहण करना ही अस्वाद है। शरीर से प्रशासक की एक सुव्यवस्थित दिनचर्या सुनिश्चित होगी, जिससे दक्षता पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित होगा। फिर सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव ही सर्वधर्म समभाव है। एक प्रशासक को धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वर्ग के व्यक्ति का विकास सुनिश्चित करना चाहिए। अपने क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। फिर स्वदेशी, यह सिद्धांत स्वदेशी व विदेशी सह-अस्तित्व की बात करता है। एक प्रशासक को भी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही सभी वर्गों, सभी समुदाय, सभी उद्योगों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर अस्पृश्यता निवारण, प्रशासक को छुआछूत निवारण के भरसक प्रयास कर स्वयं को रोल मॉडल के रूप में दर्शाना चाहिए। छुआछूत जैसी अन्य कुप्रथाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाकर समाज में जागरूकता लानी चाहिए। फिर शारीरिक श्रम, तो प्रशासक को स्वयं सामर्थ्य अनुसार शारीरिक श्रम करना चाहिए तथा सभी प्रकार के शारीरिक श्रमों को सम्मान उसके को एक समान मानना चाहिए। फिर मान लीजिए आप ऐसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं, जो एक सरकारी विभाग के द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। आपने विभाग को उप, उप, उस उपकर की पूर्ति के लिए अपनी बोली पेश कर दी है। आपके ऑफर की गुणवत्ता और लागत दोनों आपके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। इस पर भी संबंधित अधिकारी टेंडर पास करने के लिए मोटी रिश्वत मांग रहा है। ऑर्डर की प्राप्ति आपकी और आपकी कंपनी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्डर न मिलने का अर्थ होगा उत्पादन रेखा का बंद कर देना। यह आपके स्वयं के करियर को भी प्रभावित कर सकता है। फिर भी मूल्य सचेत व्यक्ति के रूप में आप रिश्वत देना नहीं चाहते हैं, तो रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने तथा रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने दोनों के लिए वैध तर्क दिए जा सकते हैं। ये तर्क क्या हो सकते हैं? क्या धर्म संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? यदि हाँ, तो तीसरे रास्ते की अच्छाई को इंगित करते हुए रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो स्टेक होल्डर कौन है? सीईओ के रूप में हम स्वयं, फिर सरकारी विभाग का अधिकारी, कंपनी एवं कर्मचारी और समाज में भ्रष्टाचार। तो कंपनी का मुख्य अधिकारी होने के नाते मेरे पास निम्नलिखित विकल्प हैं। रिश्वत देकर मैं ऑर्डर प्राप्त करने के पक्ष के तर्क। यदि मैंने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी तो कंपनी रिश्वत देकर ऑर्डर प्राप्त कर लेगी, और अतः जब कार्य रिश्वत के माध्यम से ही होना है तो मैं पीछे क्यों हटूं? यह भी संभव है कि मेरे द्वारा रिश्वत न देने पर और कंपनी ऑर्डर हासिल कर ले और उसकी कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार ना हो, जिससे काम ये सरकार के साथ साथ आमजन को भुगतना पड़ सकता है। फिर यह पूर्व निर्धारित है। यदि कंपनी को यह ऑर्डर नहीं मिला तो कंपनी बंद हो सकती है। तो अतः सीईओ होने के नाते मेरी जिम्मेदारी कंपनी और उसके कर्मचारियों के प्रति है, क्योंकि कंपनी के बंद होने से सभी कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। तो रिश्वत नहीं देने के पक्ष में तर्क, यानी कि ऑर्डर नहीं मिलना। यदि मैं एक बार रिश्वत दूंगा तो भविष्य में प्रत्येक ऑर्डर के लिए रिश्वत देनी पड़ सकती है, जो कंपनी को पूर्ण पतन की ओर अग्रसर कर सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैतिक मार्ग से एक बार विचलन पूर्ण विनाश के मार्ग पर ले जाता है। फिर रिश्वत ना देकर मैं व्यावसायिक नीति शास्त्र के साथ साथ व्यक्तिगत मूल्यों का पालन भी कर पाऊंगा, क्योंकि नैतिक मूल्य के खिलाफ जाकर धन कमाने से असंतोष ही उत्पन्न होगा। इसके अलावा भविष्य में सच्चाई का पता लगाने पर अत्यधिक बदनामी भी हो सकती है, पता लगने पर, ठीक है, जिससे पूरे जीवन भर करियर खराब हो सकता है। फिर
वॉक्सवैगन द्वारा प्रदूषण मानकों में गलत तंत्र का उपयोग करना, तो जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा हिप ट्रांसप्लांट करने पर हुई बदनामी। अगर एक है रिश्वत लेना ही नहीं, देना भी अपराध है, अतः मुझे भविष्य में कानूनी कार्रवाई हो सकती है मुझ पर। अब तीसरा विकल्प, उपरोक्त दोनों विकल्प के अलावा एक अन्य विकल्प भी संभावित है, जिस पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा। बोली लगाने वाले सभी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के साथ मिलकर संबंधित सरकारी विभाग पर पारदर्शिता प्रक्रिया अपना के लिए दबाव बनाऊंगा। मैं संबंधित अधिकारी को यह चेतावनी भी दूंगा कि टेंडर संबंधी अंतिम निर्णय के बाद मैं सूचना के अधिकार का प्रयोग कर निर्णय का आधार पूछूंगा और न्यायालय भी जा सकता हूँ। निर्णय को पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया द्वारा संपन्न करवाने के लिए मीडिया के दबाव का सहयोग भी लूंगा। यह भी संभव है कि तीसरे विकल्प को अपनाने के बाद मेरी कंपनी का टेंडर का आवंटन ना हो, किंतु भविष्य में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शी होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो सभी हितधारकों के लिए सकारात्मक होगा। फिर सत्यनिष्ठा क्या है? विभिन्न विद्वानों ने इसे किस प्रकार दार्शनिक आधार प्रदान किया है? तो सत्यनिष्ठा से तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों में सुसंगति और नैतिक सिद्धांतों एवं आचरण में सुसंगति से है। तो अर्थात मनुष्य के विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उसके विचारों एवं आचरण में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, सत्यनिष्ठा को दार्शनिक आधार प्रदान करने में परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्रियों का योगदान सर्वप्रमुख है, क्योंकि सत्यनिष्ठा के आदर्श में किसी भी प्रकार की असंगति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांट के अनुसार नैतिक नियम देश काल परिस्थिति और परिणाम के सापेक्ष नहीं हो सकते, अतः कांट का दर्शन सत्यनिष्ठ संबंधी पूर्ण सुसंगति को दार्शनिक आधार प्रदान करता है। साथ ही कांट का दर्शन नैतिक नियमों के पालन में किसी भी प्रकार के अपवाद को स्वीकार नहीं करता। भगवद गीता परिणाम या फल की इच्छा किए बिना प्रत्येक परिस्थिति में सर्वधर्म के पालन पर बल देती है, जो सत्यनिष्ठ हेतु अनिवार्य पूर्ण सुसंगति से साम्यता रखता है। अंत प्रज्ञावादी नीतिवादियों के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में अंतःकरण के अनुसार आचरण किया जाना चाहिए। अंतःकरण की आवाज पर किया गया कार्य सत्यनिष्ठा ही होता है। महात्मा गांधी प्रत्येक परिस्थिति में सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों के प्रयोग और साधन साध्य की पूजा पवित्रता पर बल देते थे। गांधी जी का दर्शन विचारों के साथ साथ विचार एवं आचरण में सुसंगति स्थापित करता है, जो सत्यनिष्ठा का मूल आधार है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य व प्रकृति में किस प्रकार का संबंध है? तो टैगोर ने प्रकृति को ऐसा केंद्र बिंदु बताया है जहाँ पर सभी मनुष्य की इच्छाएं, आकांक्षाएं एवं अभिलाषाएं एक होती हैं। उन्होंने माना है कि दुनिया का अनुभव प्रकृति के अनुभव से अलग नहीं है। मनुष्य व प्रकृति दोनों अपरिहार्य तत्व हैं। प्रकृति केवल वस्तुओं का प्रदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि एक आवास भी है जहाँ मनुष्य का स्थान महत्वपूर्ण है। फिर जैन धर्म के अंतर्गत तीन रत्न निम्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। लोक सेवकों में आसक्त वर्गों के प्रति संवेदना की आवश्यकता क्यों है? तो आसक्त वर्गों के प्रति संवेदना की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्हें मुख्य धारा में साधारण उपायों से शामिल नहीं किया जा सकता है। उनके प्रति संवेदना होने से लोक सेवक उनकी दशा सुधारने के लिए भीतर से प्रतिबद्ध होंगे, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। फिर मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य के गहरे विश्वास जो उनके आचरण को प्रेरित करते हैं, ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, परंतु व्यक्ति को लगता है यह मूल्य सही है। ये मूल्य अमूर्त, आदर्श, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, स्थायी, जन्मजात नहीं है, बल्कि ये सोपान क्रम में होते हैं। फिर धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव नहीं है। स्पष्ट कीजिए। धार्मिक सहिष्णुता में व्यक्ति धार्मिक बना रहता है, बस अन्य धर्मों के प्रति द्वेष भाव समाप्त कर लेता है। अन्य धर्मों के प्रति उसमें सब प्रकार की उदासीनता का भाव विकसित हो जाता है। वहीं धार्मिक समभाव में अनेक धर्मों के समादर और समावेश का भी भाव है, तथा इसका संबंध धार्मिक समानता से है। यह एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है एवं धार्मिक सद्भाव राज्य से आता है, जबकि धार्मिक सहिष्णुता समाज से आती है। तो सुकरात के अनुसार सद्गुण की विशेषताएं क्या है? तो सद्गुण एक है, वह ज्ञान है,
अर्थात ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ तथ्यात्मक नहीं होकर आत्मज्ञान है। ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है, अर्थात यह जन्मजात नहीं है। ज्ञान वही है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होता है। फिर गीता के अनुसार समत्व योग क्या है? तो भगवत गीता में कर्म की कुशलता व समत्व को योग कहा है। गीता के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में समत्व योग उच्चते का उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को आसक्ति का त्याग करते हुए सफलता एवं असफलता में समान भाव में कर्म करने से समत्व योग की प्राप्ति होती है। एक लोक सेवक को भी आसक्ति से ग्रासित न होकर स्थिर प्रज्ञ रहना चाहिए। फिर व्यावसायिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए। तो यह नैतिक सिद्धांतों, नीतियों और मूल्य को संदर्भित करता है जो कंपनियों और व्यक्तियों के व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न होने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। यह एक आचार संहिता स्थापित करता है जो सभी स्तरों पर कर्मचारियों के व्यवहारों को संचालित करता है और उपभोक्ताओं और ग्राहकों और अन्य हितधारकों के साथ विश्वास बनाने में मदद करता है। गांधी जी के अनुसार नैतिकता के बिना किया गया वाणिज्य दरअसल एक सामाजिक पाप है। अजीत प्रेमजी फाउंडेशन व टाटा ग्रुप व्यावसायिक नैतिकता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। फिर नैतिकता के निर्धारक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो निर्धारक तत्व हैं कृत्य, परिस्थितियां, कर्ता, इरादा, पीड़ित और परिणाम। प्रकृतिवादी दोष क्या है? जी मूर के अनुसार शुभ नीतिशास्त्र का मूल प्रत्यय है। इसके आधार पर ही अन्य नैतिक प्रत्ययों की व्याख्या की जा सकती है। शुभ एक सरल, अविश्लेष्य, अद्वितीय, अपरिभाष्य और निरप्राकृतिक प्रत्यय है। जब हम किसी निरप्राकृतिक प्रत्यय को प्राकृतिक गुणों के आधार पर परिभाषित करते हैं, तब प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न होता है। फिर है विवेक के संकट से क्या अभिप्राय है? इस स्थिति में किसी व्यक्ति को के विश्वास या मूल्य उसके कार्यों या निर्णय से टकराते हैं। यह एक प्रकार की नैतिक दुविधा है जो उत्पन्न होती है जब किसी को ऐसे विकल्प का सामना करना पड़ता है जो उसके विवेक के विरुद्ध हो। महात्मा गांधी के अनुसार न्याय की अदालतों से भी ऊंची एक अदालत है, वह है अंतरात्मा की अदालत। यह अन्य सभी न्यायालयों का स्थान लेती है। एक लोक सेवक को विवेक के संकट की स्थिति में आचार संहिता का पालन करना चाहिए। फिर जवाबदेहिता को किन साधनों से के माध्यम से लागू किया जा सकता है? तो जन जागरूकता, प्रेस व मीडिया, संवैधानिक प्रावधान, कानून व अधिनियम, न्यायपालिका, जन आंदोलन, जन भागीदारी बढ़ाना, आरटीआई, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक समाज, राजनीतिक दल। वित्त की अवधारणा प्रशासन में किस प्रकार प्रासंगिक है? जगत की भौतिक, नैतिक व कर्मकांडीय व्यवस्था वित्त से ही संचालित होती है। यह अवधारणा प्रशासन में प्रासंगिक है क्योंकि प्रशासन संविधान, नियम और विनियमों से संचालित होता है और जन कल्याण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे दंडित किया जाता है। गांधी जी के अनुसार एक सत्याग्रही व्यक्ति में वांछित गुणों का उल्लेख कीजिए। तो सत्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सत्याग्रह कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं कष्ट सहकर विरोधी पक्ष के हृदय को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। सत्याग्रही व्यक्ति में वांछित गुण अहिंसा, ईश्वर में विश्वास, सहनशीलता, धैर्य, दया, करुणा, ईमानदारी, विरोधी पक्ष के प्रति घृणा की भावना न रखना और साहस। फिर हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है? कोई भी व्यवस्था या विचार सर्वप्रथम वाद के रूप में अस्तित्व में आती है। इसमें कुछ अपूर्णता होती है, इसलिए प्रतिवाद अस्तित्व में आता है। वाद और प्रतिवाद के बीच संघर्ष होता है और एक संवाद अस्तित्व में आता है। यह भी अपूर्ण है, अतः पूर्ण पुनः वाद बन जाता है और पुनः प्रतिवाद व संवाद अस्तित्व में आते हैं। यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लिया जाए। फिर सापेक्ष नैतिकता और निरपेक्ष नैतिकता में अंतर। तो निरपेक्ष नैतिकता निम्न स्तर है। नैतिकता का सापेक्ष नैतिकता का स्तर निम्न है, पर निरपेक्ष नैतिकता में नैतिकता का स्तर पूर्ण नैतिकता है। फिर सापेक्ष नैतिकता विरोधाभासी है क्योंकि सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में। निरपेक्ष नैतिकता व्यक्ति को ज्ञान होता है कि सामाजिक हित व व्यक्तिगत हित
विरोधाभासी नहीं है। फिर सापेक्ष नैतिकता का महत्व व्यक्तिगत हित के लिए होता है, पर निरपेक्ष नैतिकता का महत्व सामाजिक हित को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सामाजिक हित से व्यक्तिगत हित की पूर्ति होती है। फिर सापेक्ष नैतिकता कानून निर्माण में राज्य के द्वारा सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए, पर निरपेक्ष नैतिकता कानून निर्माण में यह अवस्था वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में इसे प्राप्त किया जा सकेगा। पर मूल्य निर्माण में शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली विधियां, शैक्षणिक उपकरण, सहपाठियों से तुलना, प्रतिस्पर्धा, वाद पर चर्चा, खेल-कूद गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, दंड व पुरस्कार, शैक्षणिक भ्रमण और पाठ्यक्रम। प्लेटो के अनुसार समाज में न्याय क्या है? प्लेटो ने समाज को सद्गुण, कार्य व पेशा के आधार पर वर्गित किया है। कहा है कि प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कार्य को करता है, वह अन्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, तब समाज में न्याय की स्थापना होती है। इनके अनुसार वह राज्य न्यायपूर्ण है जिसका राजा दार्शनिक है। ऐसे राज्य को उन्होंने यूटोपिया कहा है। आदर्शमूलक उपयोगितावाद नियम संबंधी उपयोगितावाद से किस प्रकार भिन्न है? आदर्शमूलक उपयोगितावाद इसके अनुसार कर्म उपयोगी है, कर्म से आदर्श की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता। नियम संबंधी उपयोगितावाद इसके अनुसार कर्म की जगह नियम उपयोगी है, वो नियम का प्रयोग ही सभी कर्मों में किया जाता है। फिर समानुभूति और सहानुभूति में अंतर। तो सहानुभूति दूसरे के कष्ट को स्वीकार करना, किसी की स्थिति पर खेद महसूस करना, पूरी तरह उलझे बिना पहचानना और आराम और सहायता प्रदान करना। और समानुभूति क्या है? दूसरे की भावनाओं को अनुभव करना, उनकी भावनाओं को समझना और साझा करना, भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ना और गहरे भावनात्मक बंधनों का निर्माण करना। तो व्यक्तिगत मानवीय चिंताओं से क्या तात्पर्य है? वह मानवीय चिंताएँ जो किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं, व्यक्तिगत मानवीय चिंताएँ कहलाती हैं। उदाहरण आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, तकनीकी समस्या एवं संबंधों में तनाव, बढ़ता हुआ मानसिक तनाव, नैतिकता की कमी, आध्यात्मिकता की कमी, स्वास्थ्य व शिक्षा का निम्न स्तर। फिर प्रशासन का औपनिवेशिक स्वरूप जन कल्याण में किस प्रकार बाधक है? तो भारतीय प्रशासनिक तंत्र वेबर के नौकरशाही मॉडल पर आधारित है। इस प्रशासन में अत्यधिक गोपनीयता का प्रयोग, पारदर्शिता का अभाव, पद सोपान के कारण टीप भावना का अभाव, जन सहभागिता का अभाव, सत्ता का केंद्रीकरण, नियमों व शक्तियों के अत्यधिक प्रयोग पर बल, जन संवेदनाओं की अवहेलना, सिविल सेवाओं के अभिजातीकरण के कारण जनसंपर्क का अभाव इत्यादि गुणों के कारण यह व्यवस्था जन कल्याण के लिए बाधक है। मैक्स वेबर की नौकरशाही स्थिरता तो ला सकती है, लेकिन समृद्धि नहीं ला सकती। भगवत गीता के अनुसार राजश्री अवधारणा को समझाइए। तो भगवत गीता में उल्लेखित राजाश्री राजा और ऋषि को दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें राजा निस्वार्थ भाव जन कल्याण को व ऋषि देवीयता को प्रदर्शित करता है। एक सिविल सेवक को निस्वार्थ भाव से जन कल्याण करना चाहिए। फिर बौद्धिक सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? तो मन, क्रम, वचन में एकरूपता व विचारों के अनुरूप आचरण सत्यनिष्ठा कहलाती है। जब व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन उन्हीं मापदंडों और कठोरता से करता है, जिनका प्रयोग दूसरों के मूल्यांकन में किया जाता है, तो इस आधार पर उसके विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। व वैचारिक विरोधाभास की स्थिति में उन्हें पहचान कर दूर किया जाना चाहिए। व्यक्ति के आचरण की यही अवस्था बौद्धिक सत्यनिष्ठा कहलाती है। फिर बेंथम को निकृष्ट सुखवादी क्यों कहा जाता है? बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवादी होने के साथ साथ नैतिक सुखवादी भी था। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक थे, जिन्होंने सुख के गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया है। इसलिए उन्हें निकृष्ट सुखवादी कहा जाता है। इन्होंने सुख की मात्रा के मापन के लिए सुख कलन का सिद्धांत भी दिया है। सुख कलन का सिद्धांत। क्या धर्म के बिना नैतिकता संभव है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, धर्म के बिना नैतिकता संभव है। पक्ष में तर्क क्या है? प्रत्येक धर्म एक विशेष विचार पर केंद्रित होता है तथा इसके केंद्र बिंदु अलग-अलग होते हैं, जबकि नैतिकता सभी धर्मों के लिए समान है और लोगों को अधिक मानवीय बनाने के साधन के रूप में कार्य करती है। धर्म नैतिकता के कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि नैतिकता के दायरे में धार्मिक विश्वास व मानवीय प्रथाएं शामिल हैं। नैतिकता उस व्यक्ति में भी मौजूद रह सकती है जो नास्तिक है,
तथा किसी धर्म का पालन नहीं करता। धर्म के अतिरिक्त नैतिकता के अन्य भी स्रोत हैं, जैसे तार्किक एवं वैज्ञानिक चिंतन, मानवीय अनुभव आदि। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है, धर्म नैतिकता के कई स्रोतों में से एक है, अतः धर्म के बिना नैतिकता संभव है। फिर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का समाज के लिए क्या योगदान है? व्याख्या कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद एक नव्य वेदांती विचारक थे, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी समाज के लिए उत्थान के लिए प्रासंगिक है। बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास के समन्वय से समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। फिर सामर्थ्यपूर्ण जीवन पर बल दिया, जिससे सामाजिक प्रगति सुनिश्चित हो सके। दुर्बलता मृत्यु है, सामर्थ्य जीवन है, उन्होंने कहा। फिर भेदभाव व कुरीतियों को दूर करने से सामाजिक समरसता में वृद्धि होगी। धार्मिक अंधविश्वासों एवं आडंबरों को दूर करने से सामूहिक चेतना में अभिवृद्धि होगी। दूसरों की सेवा करने से वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूति विकसित करनी होगी। विविधता को अपनाने से सामाजिक संबंधों में मधुरता आएगी। समय पर विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से सकारात्मक एवं ऊर्जावान समाज का निर्माण होगा। फिर नर सेवा ही नारायण सेवा है, उन्होंने कहा। युवाओं के लिए उन्होंने 5 आत्म दिए: आत्मनियंत्रण, त्याग, कल्याण, ज्ञान और विश्वास। इसलिए इनकी जयंती 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज की भूमिका समझाइए। तो व्यक्ति में प्रारंभिक मूल्यों का संवर्धन परिवार से होने के पश्चात व्यक्ति में व्यवहारिक व सामाजिक मूल्यों का पोषण होता है। समाज से व्यक्ति विविध प्रकार के मूल्य सीखता है। व्यक्ति का समाज से संपर्क बढ़ने पर आरंभ में मित्रों का प्रभाव अधिक होता है। समाज में भी व्यक्ति के सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के मूल्यों का विकास होता है। जैसे दो व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, वह सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर तथा अवलोकन कर मूल्य ग्रहण करता है। समाज से धार्मिक राजनीतिक मूल्य सीखे जाते हैं। सामाजिक नेतृत्व, प्रेरणा स्रोत की भूमिका तथा नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। मानव सामाजिक स्वीकार्यता, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक आलोचना से बचने हेतु समाज के अनुकूल मूल्यों का अनुसरण करता है। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज व्यक्ति के सहयोग, सद्भाव, समरसता आदि, शांति आदि जैसे गुणों को प्रमुखता से सिखाता है। फिर प्रशासन में नीति शास्त्र की आवश्यकता बताइए। तो नीति शास्त्र सभ्यता की जरूरत है। प्रशासन का एक नैतिक आधार होना चाहिए। प्रशासन में नीति शास्त्र की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से समझी जा सकती है। यह अधिकारों के दुरुपयोग को रोकता है। यह कर्तव्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करता है। सिविल सेवक समाज और प्रशासन के लिए प्रेरणा स्रोत है, इसलिए उसका नैतिक चरित्र सशक्त होना चाहिए। यदि नैतिक चरित्र सशक्त होता है तो व्यक्ति अपने करियर में उपलब्धि भी अधिक प्राप्त कर पाता है। नैतिकता व्यक्तिगत जीवन में आत्म संतुष्टि भी प्रदान करती है। यह नैतिक दुविधाओं को हल करने में भी मदद करती है। नीति शास्त्र नैतिक निर्णय लेने में भी मदद करता है। एक अच्छा लोक सेवक वही है जो अच्छा इंसान हो। सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों के पालन के उपाय क्या हैं? सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों के पालन हेतु व्यक्तिगत स्तर पर व सामाजिक स्तर पर उपाय किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकने वाले उपाय: आत्मनियंत्रण, आत्म जागरूकता, आत्म प्रेरणा, सकारात्मक सोच और नैतिक शिक्षा। फिर सामाजिक स्तर पर परिवार द्वारा नैतिक मूल्य सिखाना, सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं निश्चित नियमों के आधार पर नैतिक व्यवहार को प्रेरित करती है। फिर मीडिया, शिक्षण संस्थाओं में आयोजित नैतिक कार्यक्रम और कानून व्यवस्था। अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन में राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों पर टिप्पणी कीजिए। तो राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्धारक कारक: आर्थिक कारक। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वे व्यवस्था में बड़े परिवर्तन के समर्थक नहीं होते हैं, तथा जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है वे व्यवस्था में बड़े परिवर्तन के समर्थक होते हैं। आयु: युवा व्यक्ति बड़े परिवर्तन के समर्थक होते हैं, क्योंकि वह अच्छे भविष्य की कल्पना करता है, जबकि वृद्ध व्यक्ति बड़े परिवर्तनों का समर्थन नहीं, क्योंकि उनके लिए नए परिवर्तनों के अनुकूल बनना मुश्किल है। फिर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति: यदि व्यक्ति आक्रामक प्रवृत्ति का है तो वह राजनीति में हिंसा का समर्थन करता है, परंतु शांत प्रवृत्ति का है तो हिंसा का समर्थन नहीं करता। बहिर्मुखी व्यक्ति अपने राजनीतिक अभिव्यक्ति को अधिक अभिव्यक्त करता है। फिर पारिवारिक मूल्यों से राजनीतिक अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। यदि परिवार रूढ़िवादी है तब व्यक्ति की राजनीतिक अभिव्यक्ति रूढ़िवादी हो सकती है। यदि परिवार उदारवादी है
तब व्यक्ति अपनी राजनीतिक अभिवृत्ति का निर्धारण स्वयं करता है। धर्म, जिन लोगों की धार्मिक आस्था अधिक होती है, उनके लिए धार्मिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे राम मंदिर, तीन तलाक आदि। फिर लिंग, पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं से संबंधित मुद्दे राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, जैसे महिलाओं का आरक्षण, समान वेतन आदि। फिर अन्य कारक, क्षेत्र व भाषा, व्यक्तित्व, तात्कालिक मुद्दे भी होते हैं कुछ। फिर कर्तव्य, वे उचित कर्म हैं जिन्हें करने के लिए मनुष्य बाध्यता का अनुभव करता है। स्पष्ट कीजिए। कर्तव्य को समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के ऋण के रूप में भी माना जाता है। हमें अपने सर्वांगीण विकास का अवसर जिस समाज में मिलता है, यहाँ अधिकारों का उपयोग करते हुए कुछ नैतिक बाध्यताओं का भी अनुभव किया जाता है। ये नैतिक बाध्यताएं हमारी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित नहीं होती, उनका पालन करने का हमें अभ्यास करना पड़ता है। कर्तव्य पालन करने पर हमें संतोष का अनुभव होता है, अतः कर्तव्य पालन के प्रति हमारे मन में नैतिक अनुमोदन की भावना होती है। कर्तव्य पालन में असफल होने पर नैतिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति को आत्मग्लानि की अनुभूति होती है, जो व्यक्ति पर बाध्यता आरोपित करती है। विभिन्न प्रकार के कर्तव्य, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, पूर्ण हो या अपूर्ण हो, आत्मनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ, समय के प्रति हो या दूसरों के प्रति, सभी नैतिक अथवा कानूनी बाध्यता से जुड़े रहते हैं। कर्तव्य पर सर्वाधिक जोर परिणाम निरपेक्षवादी कांट एवं भगवत गीता ने दिया। अनुच्छेद 51A में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों की उम्मीदें की गई हैं, जो संवैधानिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य आदि हैं। फिर संकल्प स्वातंत्र्य के लिए अनिवार्य प्रत्येक शर्त का उदाहरण सही समझाइए। तो विकल्पों की उपलब्धता, मनुष्य वास्तविकता में कर्म करने के लिए स्वतंत्र माना जाता है। जब उसके पास विकल्प हो, विकल्पों के अभाव में परिस्थिति की बाध्यता से कर्म करता है, तो उसे उसका दोषी नहीं माना जा सकता। उदाहरण, आत्मरक्षाई कोई जीव हिंसा हो जाती है, तो मनुष्य को उसका दोषी नहीं माना जा सकता है। कर्म करने की क्षमता, मनुष्य को उन्हीं कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र माना जाता है जिनके अनुरूप उसमें शारीरिक और बौद्धिक क्षमता हो। उदाहरण, हम किसी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते जो तैरना नहीं जानता। फिर परिणामों का ज्ञान का उद्देश्य, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को अनुचित कर्मों का दोषी नहीं मान सकते जैसे उसके कर्म के संबंध में पूर्ण जानकारी ना हो और न ही उसने जानबूझकर उद्देश्य से प्रेरित होकर वह कर्म किया हो। उदाहरण, किसी अधिकारी को कर्मचारी के बीमार होने की जानकारी ना हो और वह उसे शारीरिक श्रम से संबंधित जिम्मेदारी दे दे। फिर सत्यनिष्ठा, प्रभावी प्रशासन प्रणाली और सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। विवेचना कीजिए। सत्यनिष्ठा के बिना बुद्धिमत्ता खतरनाक है, बुद्धिमत्ता के बिना सत्यनिष्ठा व्यर्थ है। वॉरेन बफेट के अनुसार किसी को नियुक्ति करते समय उसमें 3 गुण देखने चाहिए: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा। लेकिन यदि उसमें पहला गुण नहीं है तो वह आपको बर्बाद कर देगा। अतः सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। मन, कर्म, वचन में एक रूपता, विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए तथा विचारों के अनुरूप ही आचरण होना चाहिए। प्रभावी शासन प्रणाली हेतु महत्व क्या है? लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की कमी, प्रशासनिक विश्वसनीयता की वृद्धि में सहायक, संसाधनों का समुचित उपयोग और सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव। अन्य लोक सेवकों हेतु प्रेरणा स्रोत, फिर पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्व क्या है? निवेश व अर्थव्यवस्था में वृद्धि, प्रशासनिक कार्यकुशलता के कारण देश में निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं। निवेश की सुरक्षा हेतु सत्यनिष्ठा आवश्यक है। फिर गरीबी या शिक्षा आदि में कमी, समाज में सत्यनिष्ठ संसाधनों के संकेंद्रीकरण को रोकती है तथा कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देती है। भाई भतीजावाद, गबन जैसी समस्याओं में कमी आती है। फिर सांप्रदायिकता, लैंगिक सद्भाव, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि समस्याओं में कमी आती है। क्या सभी राज्य सदैव सर्वत्र अनुचित है? क्या सभी राज्य सदैव और सर्वत्र अनुचित है? कथन के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा गांधी राज्य को अनैतिक मानते हुए इसे समाप्त करने की बात करते हैं, क्योंकि यह हिंसा का प्रयोग नियम कानूनों की अनुपालना हेतु पर आधारित है तथा व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को क्षीण कर रहा है।
अतः गांधी जी को सैद्धांतिक रूप से तो अनुचित मानते हैं, किंतु कार्ल मार्क्स के विपरीत एक प्रबुद्ध अराजकतावादी के रूप में राम राज्य या आदर्श राज्य स्थापना की समय सीमा निर्धारित नहीं करते। राम राज्य की अवधारणा की स्थापना होने तक न्यूनतम राज्य की अवधारणा का समर्थन करते हैं। इस न्यूनतम राज्य में गांधी जी पंचायती व्यवस्था के समर्थन है और दल विहीन राजनीति पर बल देते हैं। अंबेडकर की जाति प्रथा के विनाश की अवधारणा के सामाजिक व राजनीतिक महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अंबेडकर ने जाति प्रथा को वर्ण व्यवस्था का आधुनिक व घृणित रूप माना है। जाति प्रथा की सभी समस्याओं का मूल माना समस्याओं का मूल माना, अतः इनका विरोध किया। जाति प्रथा के विनाश का सामाजिक महत्व क्या है? सामाजिक महत्व है कि विभिन्न जातियों में विद्यमान परस्पर द्वेष और तनाव का अंत एक सौहार्द को बढ़ावा देगा, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा, अस्पृश्यता अंत संभव तथा निम्न वर्गों के लोगों के गुणों एवं प्रतिभा को प्रोत्साहन, फिर मानववाद को बढ़ावा, सामाजिक असमानता का अंत। फिर राजनीतिक महत्व क्या है? तो लोकतंत्र की मजबूती, राजनीति में भेदभाव व असमानता में कमी होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा, फिर राज्य समाजवाद को बढ़ावा दिया। आलोचनात्मक मूल्यांकन, जाति व्यवस्था तथा जातिगत भेदभाव में भिन्नता, जातिगत भेदभाव की समाप्ति के लिए जाति व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन प्रणाली पर आधारित है, जो समाज को एक सुचारू व्यवस्था प्रदान करती है। जाति व्यवस्था आजीविका के लिए संघर्ष को कम करती है। फिर अतिवाद से कैसे बचा जा सकता है? तो किसी भी विचार, सद्गुण, वस्तु या व्यक्ति के केवल एक ही पक्ष, समर्थन, विरोध या आधिक्य या न्यूनता की चरम अवस्था को अतिवादिता कहा जाता है। अतिवाद से बचाव हेतु अरस्तु के स्वर्णिम मध्य, दो सद्गुणों के मध्य संतुलन, कायरता बर्बरता के मध्य साहस, बुद्ध के मध्य मार्ग जैसे वीणा के तारों को एक निश्चित सीमा तक कसना, भगवत गीता के प्रवृत्ति व निवृत्ति के बीच समन्वय का पालन कर अतिवादी से बचा जा सकता है। तो किस किस के? अरस्तु के स्वर्णिम मध्यम, बुद्ध के मध्य मार्ग और गीता के प्रवृत्ति निवृत्ति के बीच समन्वय। तो सामान्य जीवन में इन सभी सिद्धांतों के आधार पर पक्ष विपक्ष पर तार्किक विचार कर भारतीय दर्शन के अति सर्वत्र वर्ज्यते सिद्धांत का अनुपालन कर अतिवाद से बचा जा सकता है। सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है, स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले वही कार्य श्रेष्ठ माना जाता है जो व्यक्तिगत हित की बजाय सर्वहित जन कल्याण के उद्देश्य से किया गया जाए। भारतीय दर्शन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः महात्मा गांधी का सर्वोदय सिद्धांत, जॉन ब्रेडले आदि इसलिए ही सर्वोदय सिद्धांत जॉन रस्किन की ऑन टू दिस लास्ट से प्रेरित। फिर जॉन ब्रैडले सार्वजनिक हित से ही व्यक्तिगत हित की पूर्ति आदि इसलिए ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि अन्य विचारधाराएं केवल लक्ष्य समूह के हितों की बात करती हैं, जैसे मार्क्सवादी केवल मजदूर वर्ग, उपयोगितावाद अधिकतम सुख। सार्वजनिक जीवन में भी लोक सेवकों द्वारा नीति निर्माण में अंतिम पंक्ति के कमजोर व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये असमानता को कम कर वर्ग संघर्ष को कमजोर करेगा, जिससे खुशहाल समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। सर्वहित धारणा को निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। चंद्रशेखर शंकुरात्रि ने एक शंकुरात्रि फाउंडेशन की स्थापना कर 3.25 लाख लोगों के आंखों का इलाज करवाया। मोहम्मद शरीफ ने 25,000 लावारिस सबों का अंतिम संस्कार करवाया। फिर कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से 83,000 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। नैतिक प्रशासन में विद्यमान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नैतिक प्रशासन में निम्नलिखित विशेषताओं को समाहित किया जा सकता है: जिम्मेदारी की भावना, संचार और कार्मिक प्रशासन में कौशल, संस्थागत संस्थाओं का निर्माण और उपयोग करने की क्षमता, समस्या समाधान में संलग्न होने की इच्छा, एक टीम के रूप में दूसरों के साथ काम करने के लिए तैयार रहना, नए विचारों को आरंभ करने के लिए व्यक्तिगत आत्मविश्वास। नौकरशाही में सिर्फ शक्ति का प्रयोग उचित नहीं, जनता की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, संवेदनाओं का वरीयता दी जानी चाहिए। लोक सेवकों में सेवा की भावना हो, काम को सर्वधर्म समझें, लोक सेवकों में करुणा, दया हो, ऐसा शासन नैतिक शासन कहलाता है। पॉल एच
एच एप्पल बी ने कहा है कि प्रशासन में नैतिकता को पृथक नहीं किया जा सकता। फिर कांट के अनुसार नैतिकता के सूत्रों पर टिप्पणी कीजिए। तो कांट एक परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निरपेक्ष आदेश है, जो यह बताता है कि कर्तव्य कर्तव्य के लिए है, कर्तव्य इसलिए उसके नीति शास्त्र को कर्तव्य नीति शास्त्र भी कहते हैं। कांट के अनुसार नैतिक नियमों का निर्माण करते समय निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सार्वभौमिकता का नियम। नैतिक नियम देश काल परिस्थिति और व्यक्ति सापेक्ष नहीं होने चाहिए। सभी नियम को नैतिक नियम के रूप में अपनाया जा सकता है, जिसको सभी पर लागू किया जा सके, इसमें कोई अपवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर मनुष्य को साध्य मानने का नियम। तो सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए मनुष्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। अतः किसी भी मनुष्य को साधन के रूप में प्रयोग नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक साध्य है। फिर स्वाधीनता का नियम। तो प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए कोई नैतिक नियम बाहर से आरोपित नहीं किया जा सकता। नैतिक नियम का निर्धारण व्यक्ति को स्वयं करने चाहिए। फिर साध्यों के राज्य का विधायक। यह कोई अलग नैतिक नियम नहीं है, यह उपयुक्त तीनों नैतिक नियमों का समावेशन है, अर्थात किसी भी नैतिक नियमों को त्यागा नहीं जा सकता। यहाँ विधायक का अर्थ स्वाधीनता का नियम, साध्य का अर्थ मनुष्य को साध्य मानने का नियम और राज्य का अर्थ सार्वभौमिकता का नियम। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तटस्थता और वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता व्यक्ति यानी सिविल सेवकों को कोई निर्णय लेते समय अपनी व्यक्तिगत चेतना में शामिल विचारधारा, कल्पना, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह आदि से मुक्त होना चाहिए। तथ्यात्मकता, तार्किकता आधार पर लिया गया निर्णय ही वस्तुनिष्ठ निर्णय होगा। फिर तटस्थता। तटस्थता से तात्पर्य है दो या अधिक पक्षों की उपस्थिति की परिस्थिति में किसी एक पक्ष का समर्थन न करने से है। लोक सेवकों को विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति तटस्थ था। यह संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। फिर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी का पक्ष लेने के बजाय शांति स्थापना पर बल दिया। क्या निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध पूर्णतः पृथक हैं या परस्पर संबंधित हैं? उदाहरण देकर समझाइए। निजी संबंध आत्मनिष्ठ, नैतिक रूप से बाध्यकारी, घनिष्ठतम, अनौपचारिक, अपेक्षाकृत स्थायी और भावनाओं, स्नेह, विश्वास पर आधारित होते हैं, जैसे पति-पत्नी, मित्र, परिवारजन के मध्य संबंध। जबकि सार्वजनिक संबंध वस्तुनिष्ठ, कानूनी रूप से बाध्यकारी, औपचारिक, कम स्थायी व कानून, नियम, आचार संहिता पर आधारित होते हैं, जैसे सिविल सेवक, व्यापारी, सह-नागरिकों के मध्य संबंध। तो आदर्शतः सार्वजनिक जीवन और निजी संबंधों में भेद होना चाहिए, परंतु व्यावहारिक रूप से सार्वजनिक व निजी संबंधों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक संबंधों का निजी संबंधों पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सफल है, तब निजी संबंध भी स्वस्थ रहते हैं। ऐसा व्यक्ति निजी संबंधों में प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाता है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति विभिन्न प्रकार से कौशल सीखता है, जिनका प्रयोग निजी जीवन में किया जा सकता है। फिर सार्वजनिक संबंधों की प्रकृति लेन-देन की होती है, जबकि निजी संबंधों में निस्वार्थता होती है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? सार्वजनिक संबंधों के कारण व्यक्ति निजी जीवनों को पर्याप्त समय नहीं दे पाता। सार्वजनिक जीवन के तनाव निजी जीवन में भी परिलक्षित होते हैं। फिर निजी संबंधों का सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या है? निजी संबंधों में व्यक्ति अंतर्व्यक्तिक संबंधों को प्रबंधन सीखता है, जिसका प्रयोग सार्वजनिक जीवन में किया जा सकता है, जैसे भावनाओं का प्रबंधन। फिर निजी संबंध अगर स्वस्थ है, तो सार्वजनिक संबंध के उत्तरदायित्वों का निर्वहन दक्षता से किया जा सकता है। यदि व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में असफल होता है, तब निजी संबंधों का भावनात्मक और नैतिक सहयोग आवश्यक है। फिर नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो निजी जीवन के पूर्वाग्रह सार्वजनिक जीवन पर भी परिलक्षित होते हैं। निजी जीवन का तनाव सार्वजनिक जीवन में भी अभिव्यक्त होता है। अतः निजी और सार्वजनिक संबंधों के भी संतुलन होना चाहिए। यदि उत्तरदायित्व में टकराव होता है तथा व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन है, तब उसे सार्वजनिक संबंधों को अधिक महत्व देना चाहिए। ना तो कोई संबंध पूर्णतः निजी है और ना ही संबंध पूर्णतः सार्वजनिक है। अब है भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रोल्स की संकल्पना को विश्लेषण कीजिए। तो जॉन रोल ने
समाज में व्याप्त प्रमुख समस्याएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, अवसर आदि का असमान वितरण के समाधान हेतु न्याय का सिद्धांत दिया, जो पूर्व में प्रचलित न्याय सिद्धांतों से भिन्न था। पूर्व में प्रचलित न्याय सिद्धांत पक्षपातपूर्ण है। इन सिद्धांतों का निर्माण में सही प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया था। जैसे उपयोगितावाद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं की जाती। न्याय का सिद्धांत सभी को सहमति को दर्शाता है। इस हेतु रॉल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की मदद ली। न्याय का मतलब सभी के लिए न्याय है, न कि बड़ी संख्या में लोगों के लिए। इस सिद्धांत में अज्ञानता के पर्दे पर बौद्धिक लोगों को रखना चाहिए, ताकि समय की सामाजिक स्थिति व क्षमताओं के ज्ञान तथा भविष्य की योजनाओं के ज्ञान से परे रहकर नियमों का निर्माण किया जा सके। भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय समाज एक बहुविध समाज संस्कृति वाला देश है, जहाँ प्रत्येक राज्य में किसी जाति विशेष का प्रभुत्व है, जबकि अन्य जातियाँ अल्पसंख्यक रूप में हैं। फिर प्राचीन समय से प्रचलित जाति व्यवस्था में कई जातियाँ अभी तक समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, अर्थात शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि रूप से पिछड़ी हुई हैं। भारत में व्याप्त विभिन्न समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार, गरीबी, संसाधनों का संकेंद्रण आदि विद्यमान है। भारत में विभिन्न जनजातियां निवासरत हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि रूप से विकसित नहीं है, अतः उन्हें अधिकारों, सांस्कृतिक विरासत आदि को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे स्टैनलीज, अंडमानी, जारवा, ग्रासिया, सहरिया, कोंड, भील आदि। समाज में विद्वान विभिन्न वर्ग एलजीबीटी, दिव्यांग, तलाकशुदा, विधवा, महिला, अनाथ, बच्चे आदि के उत्थान के लिए विशेष प्रयास आवश्यक है। फिर रोल्स का न्याय सिद्धांत उपरोक्त सभी वर्गों की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा संरक्षण सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15-16 के तहत कमजोर वर्गों जैसे एससी, एसटी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों आदि को प्रदत्त संरक्षण, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 41 के तहत दिव्यांग हेतु प्रावधान, अनुच्छेद 46 में एससी/एसटी के विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 39 के तहत महिलाओं, वृद्धजनों आदि हेतु विशेष प्रयास आदि जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की भांति ही समाज की सबसे बड़ी कड़ी को संरक्षण का प्रावधान करते हैं। फिर उन आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए, जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक हैं। लोक सेवक में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए। एक प्रभावी लोक सेवक में जिन आधारभूत मूल्यों की आवश्यकता होती है, वह निम्न है। यूके में बनाई गई नोलन समिति द्वारा बताए गए 7 मूल्य लोक सेवकों के लिए आधारभूत मूल्य हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठा, निस्वार्थता, पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व। फिर अन्य आधारभूत मूल्य कौन से हैं? सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थता, निष्पक्षता, अवमानना, निर्वैयक्तिकता, धैर्य, सहानुभूति, समानुभूति, अनासक्ति, कर्तव्यपरायणता, समर्पण, करुणा, दया, जनसेवा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, तार्किकता, सांवेगिक बुद्धिमत्ता, त्याग, विनम्र इत्यादि। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीके। तो लोक सेवक हेतु निर्धारक पात्रता परीक्षा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। लोक सेवा में नियुक्ति के पश्चात नौकरी के दौरान समय समय पर नैतिक शिक्षा वर्कशॉप का आयोजन। फिर नैतिक आचार संहिता का निर्माण एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन। सूचना के अधिकार 2005 कानून के प्रति जागरूकता फैलाना, प्रभावी रूप से लागू करना। फिर विभिन्न नियमों जैसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956 आदि का दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन, उल्लंघन पर दंड का प्रावधान। फिर भ्रष्टाचार निवारण एवं जन अभियोग निराकरण हेतु गठित संस्थाएं जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोक शिकायत निदेशालय आदि का सुचारू क्रियान्वयन। विभिन्न समितियों के गठन के द्वारा संसाधन समिति संसाधन समिति संथामन है संथा जो भी है वो समिति 1964, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, चतुर्थ प्रतिवेतन इत्यादि। फिर सूचना प्रदाता संथानम, ठीक है। फिर विसिल ब्लोअर
संरक्षण अधिनियम 2011 के माध्यम से सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, लोकपाल अधिनियम 2014 के माध्यम से, फिर डिजिटल व ई-गवर्नेंस का प्रयोग करके, लोक सेवा गारंटी अधिनियम व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का प्रयोग करके जन जागरूकता को बढ़ावा देना, वैधता, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता की अनिवार्यता हो, मिशन कर्मयोगी जैसी योजनाओं के द्वारा लोक सेवाओं में नवाचारी, प्रगतिशील, रचनात्मक व समस्या समाधान अभिवृत्ति व्यवहार में लाई जा सकती है। यदि आपको भारतीय लोक सेवकों के प्रति नैतिक आचार संहिता निर्मित करने के लिए कहा जाए, तो आप किन-किन प्राथमिकताओं को प्रदान करेंगे? तो कौटिल्य के शब्दों में राजा का जो शील है, वही शील प्रजा का भी होता है। यदि वह उद्यमी तो प्रजा उद्यमी हो जाती है। आधुनिक लोकतंत्र शासन प्रणाली में राजा का स्थान मंत्रियों व लोक सेवकों ने ले लिया है, अतः उनके आचरण को आदर्श बनाए रखने के लिए कुछ स्पष्ट आचार संहिता का होना आवश्यक है। यह आचार संहिता निम्नलिखित सिद्धांतों पर होनी चाहिए। प्रशासनिक कुशलता का सिद्धांत। लोक सेवकों की प्रशासनिक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता में निरंतर शिक्षा व विकास, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, उत्तरदायित्व, निष्ठा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि का होना आवश्यक है, ताकि लोक सेवकों में कर्तव्य विमुख व उच्च श्रृंखल न हो पाए तथा दक्षता व प्रभावशीलता के साथ लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को हासिल किया जा सके। फिर सत्ता के दुरुपयोग को रोकने संबंधी सिद्धांत। कहा जाता है कि पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। लोक सेवकों के पास निगरानी, नागरिकों के जीवन और कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होती है। अतः आचार संहिता में उन्हें उन मूल्यों का व नियमों का समावेशन किया जाना चाहिए, जो अधिकारी की अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकती है, जैसे निष्पक्षता, न्याय, जवाबदेहिता आदि का समावेश। फिर राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत। लोक सेवक को राजनीतिक निरपेक्षता अर्थात राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, चंदा लेने, दल की सदस्यता ग्रहण करने, प्रचार प्रसार करने आदि पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधान होना अपरिहार्य है। आचरण की नैतिकता का सिद्धांत। लोक सेवक के आचरण के उच्च नैतिक स्तर को बनाए रखने के लिए आचार संहिता में नैतिक मापदंडों का समावेश आवश्यक है, जैसे करुणा, सहानुभूति, रूढ़िवादी अंधविश्वासों को प्रोत्साहित न करना, घरेलू हिंसा में लिप्त नहीं रहना, बहुविवाह नहीं, दहेज नहीं लेना चाहिए। फिर मनमानी गतिविधियों पर अंकुश का सिद्धांत। संसाधनों का दुरुपयोग रोकने व लोक सेवकों की मनमानी को रोकने हेतु आवश्यक मापदंडों का समावेश आवश्यक है, जैसे सरकार की अनुमति के बिना कोई सम्मान व पुरस्कार न लेना, सरकारी कार्यक्रमों में निजी व्यक्तियों को शामिल न करना, सरकारी नीतियों की सार्वजनिक आलोचना पर प्रतिबंध और आधिकारिक क्षमता से प्राप्त की गई सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं करना। फिर है जनहित को संरक्षण व प्रोत्साहन संबंधी सिद्धांत। तो सरकारी संसाधनों व धन का उपयोग सर्वोत्तम रूप से जनहित में किया जाना चाहिए। अब भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में निरूपण करते हुए सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण बताइए। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के मुताबिक भारत की रैंक 93 में है, जो ये दर्शाती है भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है। अमर्त्य सेन के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार का सांस्कृतिकरण हो चुका है, अधिकारों का दुरुपयोग जिससे कि व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की जाए भ्रष्टाचार कहलाता है, जैसे रिश्वत लेना, गबन करना, किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाना। भ्रष्टाचार के प्रकार। राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनेताओं द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग। फिर न्यायाधीशों व न्यायिक अधिकारों द्वारा मौद्रिक अर्थ या लालच के अधीन न्याय विरुद्ध निर्णय लेना। आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनेता, सिविल सेवक, उद्योगपति द्वारा मिलकर आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार। फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमों व कानूनों का उल्लंघन करना। कानूनी भ्रष्टाचार, जिसमें कानूनों का आंशिक या पूर्णतः क्रियान्वयन होने पर उत्पन्न भ्रष्टाचार। फिर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, निजी जीवन की महत्वाकांक्षाएं, सार्वजनिक जीवन में हावी होने पर निजी जीवन में नैतिकता के अभाव पर उत्पन्न भ्रष्टाचार। फिर उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र और मेडिकल क्षेत्र चुनाव आदि में भ्रष्टाचार, चिकित्सा, चुनावी भ्रष्टाचार आदि व्याप्त है। प्रगति के आधार पर भ्रष्टाचार, साझा भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्र व सिविल सेवक द्वारा मिलकर किया गया भ्रष्टाचार, उदाहरण 2G घोटाला आदि। उत्पीड़न मूलक भ्रष्टाचार, इसमें लाभार्थी को लाभ देने के लिए रिश्वत की मांग करना।
अगला है सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण। जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, सिविल सेवकों की विवेकाधीन शक्तियां, फिर जवाबदेहिता का अभाव, आचार संहिता व नैतिक संहिता का पूर्णतः लागू न होना, अभियोजन के लिए राजनीतिक स्वीकृति की आवश्यकता, सशक्त कानूनों का अभाव व अप्रमाणिक क्रियान्वयन, कमजोर विसिल ब्लोअर संरक्षण कानून, जटिल व लंबी कानूनी प्रक्रिया, कम वेतन व अधिक उत्तरदायित्व, लाइसेंस राज व इंस्पेक्टर राज, क्रोनी कैपिटलिज्म, भाई भतीजावाद व नैतिक मूल्यों की कमी, सामाजिक स्वीकार्यता, सत्ता की विषमता। अतः भ्रष्टाचार एक ऐसी गंभीर व घातक समस्या है जो न केवल प्रशासन को बल्कि समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। फिर महात्मा गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों की वर्तमान प्रशासन में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी एक नव्य वेदांती विचारक हैं, जिनके दर्शन में भारतीय दर्शन, उपनिषद, गीता, जैन धर्म और बौद्ध दर्शन आदि और पाश्चात्य दर्शन, ईसा मसीह, रॉल्स, जॉन रस्किन आदि दोनों के प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। सामाजिक दर्शन के रूप में गांधी जी सर्वोदय एवं अंत्योदय की बात करते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक दर्शन के रूप में वे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और राजनीतिक विचारों के रूप में राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं। गांधी जी के विचार और वर्तमान प्रासंगिकता। तो सर्वोदय, जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू लास्ट से प्रभावित यह अवधारणा सभी व्यक्तियों, भाषाओं, धर्मों, नस्लों आदि का सभी प्रकार यथा भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उदय का संकल्पना पर केंद्रित है। वर्तमान में भी प्रशासन के सभी कार्यों का उद्देश्य सर्वोदय की स्थापना ही है। यह प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है, जो उन्हें अंतिम पंक्ति पर खड़े कमजोर व्यक्ति के हितों से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। फिर अस्पृश्यता निवारण, उपनिषदों के ईशा व्यास्यम इदम सर्वम से प्रभावित होकर गांधी जी ने सभी जीवों में ईश्वरीय तत्व की उपस्थिति मानी है तथा अस्पृश्यता को समाप्त कर समानता के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया है। तो वर्तमान में प्रशासन में प्रमुख लक्ष्य जैसे समानता, समान अवसर, समान सम्मान, समान न्याय आदि की प्राप्ति हेतु सिद्धांत प्रेरणा स्रोत है। फिर वर्ण व्यवस्था, जातिगत वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया किंतु जातिगत भेदभाव का विरोध। यह व्यवस्था आजीविका के संघर्ष को कम करता है। वर्तमान समय में आजीविका का संकट एक बड़ी समस्या है, जिसका निदान एक लोक सेवक द्वारा कुटीर उद्योग एवं परंपरागत उद्योग को प्रोत्साहित कर कम किया जा सकता है। फिर आर्थिक विचार, जिसमें न्यायधारिता का सिद्धांत, यह गांधी जी का आर्थिक दर्शन है जो आर्थिक असमानता को कम करने, समाज कल्याण को प्रोत्साहित करने, वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग पर बल देने आदि में सहायक है। स्वदेशी उत्पादों पर आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन भी करते थे। तो इनका वर्तमान में क्या है? प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल जन कल्याण, सामाजिक सौहार्द, पर्यावरण की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण आदि की प्राप्ति न्यायधारिता के सीएसआर पर आधारित है। फिर वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित आत्मनिर्भर अभियान, लोकल फॉर वोकल, एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन आदि गांधी जी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता दर्शाते हैं। फिर है राजनीतिक विचार, तो गांधी जी प्रबुद्ध अराजकतावादी थे। जैसे गांधी जी रॉल्स की तरह न्यूनतम राज्य की अवधारणा के समर्थक है। वर्तमान प्रशासक को भी इस अवधारणा पर विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए ताकि उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। फिर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो नागरिकों को सशक्त बनाने, सामाजिक परिवर्तन, लोन, जन भागीदारी बढ़ाने, लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करने आदि हेतु सत्याग्रह का विचार आज भी प्रासंगिक है। तो निष्कर्ष कहा जा सकता है, वर्तमान में प्रशासन में कई समस्याओं का सामना कर रहा है। समाधान गांधी जी के उपरोक्त विचारों से संभव हो सकता है। फिर प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में गीता के सिद्धांत किस प्रकार सहायक है? तो महाभारत के संदर्भ में जब अर्जुन मोह से ग्रस्त होकर नैतिक दुविधा में फंस जाता है तथा अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पाता, तो श्री कृष्ण द्वारा इस दुविधा के निराकरण हेतु गीतोपदेश दिया गया। भगवद गीता आज भी सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत, व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रासंगिक है। वर्तमान समय में प्रशासनिक दुविधाएं विद्यमान है, जैसे व्यक्तिगत दायित्व व संगठन के दायित्व, सरकारी नीतियों की व्याख्या, जनता के प्रति जवाबदेहिता, सेवा दायित्व, अंतरात्मा व राजनीतिक विचारधारा के बीच संघर्ष,
निजी बनाव, सार्वजनिक हित, गोपनीयता, जानकारी का खुलासा करना, वरिष्ठों के आदेशों का सम्मान व कानून का पालन, आधिकारिक प्रोटोकॉल या किसी वीआईपी को समायोजित करना इत्यादि। प्रशासक को अनेक अवसर पर अच्छाई बुराई, नैतिक अनैतिक, सही गलत के मध्य स्पष्ट चुनाव करना होता है। अतः गीता के निम्न विचार दुविधापूर्ण स्थितियों में निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पहला, निष्काम कर्म योग। तो सामान्य मनुष्य के सभी कार्य सुख प्राप्ति, प्रसिद्धि, प्रशंसा, पदोन्नति की आशा से किए जाते हैं तथा इसके विपरीत परिणाम की वे आशा नहीं करते। यह स्थिति प्रशासन में भी होती है। निष्काम कर्म हमें फल परिणाम की आशा किए बगैर अपने कार्य करने की सलाह देता है, जिसे प्रशासक को कभी श्रेय के पीछे न भागकर निष्काम भाव से कार्य करता है। फिर स्थित प्रज्ञ। तो जीवन में दुखों तथा सुखों से बचना संभव नहीं है, किंतु स्थित प्रज्ञ के आदर्श द्वारा नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। वह मन मस्तिष्क को संतुलित अवस्था में लाया जा सकता है, जिससे भावनाएं नियंत्रण रहती है। व्यक्ति तथ्यों व साक्ष्यों को अधिक महत्व देता है तथा निर्णय प्रक्रिया से अधिक दक्ष बनता है। लोक संग्रह। कर्तव्यों के टकराव को लोक संग्रह के माध्यम से दूर किया जा सकता है। निजी बनाम सार्वजनिक हित के द्वंद्व के निराकरण हेतु यह अवधारणा सार्थक है। सार्वजनिक अधिकारी जनता के ऋणी हैं। उनकी सुविधा व वेतन भत्तों पर होने वाले खर्च संचय निधि से होता है, अतः उनके मन वचन कर्म से लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। फिर प्रकृति व निवृत्ति के बीच समन्वय। तो भगवत गीता अतिवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। एक प्रशासक को भी इसी तरह कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। राजा श्री। तो राजा निस्वार्थ जन कल्याण को प्रदर्शित करता है, ऋषि देवता को, सिविल सेवक को भी स्वार्थ, स्वहित, आत्म महिमा मंडन से बचकर निस्वार्थ भाव से जन कल्याण को कार्य करने चाहिए। फिर ज्ञान योग। भगवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। एक प्रशासक को भी अपने अधिकारों, शक्तियों व कर्तव्यों को स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिससे दुविधापूर्ण स्थितियों में उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका स्पष्ट ज्ञान हो। फिर स्वधर्म। जनता की सेवा ही प्रशासनिक अधिकारियों का स्वधर्म है। योग। कर्म में कुशलता ही योग है, अतः प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य में कुशलता होनी चाहिए, जिससे प्रभावी, त्वरित, जनहित में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। फिर दैविक संपदा। इससे प्रशासन में अन्य के प्रति करुणा, सौम्यता, लोभ का अभाव, ऊर्जा, स्थिरता, दृढ़ता, अहंकार की अनुपस्थिति व क्रोध, बुराई आदि का दमन होता है। लगाव। इससे प्रशासक द्वारा समय के नकारात्मक आवेगों से समय को दूर रखना संभव होता है। इसके अलावा आपद धर्म, निडरता, गैर तटस्थता इत्यादि विचार भी प्रशासक को दुविधापूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। गीता दुविधा अथवा विकट परिस्थितियों में भी निष्क्रिय होने या पलायन करने से रोकती है तथा विषम परिस्थितियों में भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। फिर है जॉन रॉल्स का नीतिशास्त्र उपयोगितावाद की आलोचना करता है। स्पष्ट कीजिए। तो उपयोगितावाद जहाँ अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख को सुनिश्चित करने पर जोर देता है तथा अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करता है, वही जॉन रॉल्स अपने नए सिद्धांत के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, स्वतंत्रता, अवसर, सम्मान, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण आदि पर बल देता है। क्या भगवद गीता निष्क्रियता का समर्थन करती है? भगवद गीता निष्क्रियता को नकारती है, क्योंकि व्यक्ति तीन नैसर्गिक गुण सत्य, सद्गुण संबंधी, रज ऊर्जा संबंधी, तम दुर्गुण संबंधी के कारण निरंतर कार्यों में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि सोते हुए भी कर्म जारी रहते हैं। फिर राधा कृष्ण ने धर्म को कैसे परिभाषित किया है? राधा कृष्ण ने के शब्दों में चार वर्णों और चार अवस्थाओं तथा चार पुरुषार्थ से संबंध धर्म के निषेध कर्तव्य समुदाय को धर्म कहा जाता है। इन्हें धर्म के दो पक्ष बताए हैं। इन्होंने धर्म के दो पक्ष बताए हैं। बाह्य पक्ष, जिसमें पूजा, पद्धतियाँ, कर्मकांड आदि सम्मिलित होते हैं, जो अलग-अलग धर्म में अलग-अलग होते हैं। फिर आंतरिक पक्ष, ये सभी धर्म परस्पर स्वीकार करते हैं। समाज में धार्मिक टकराव व बाह्य पक्ष के कारण होते हैं। तो आंतरिक पक्ष जो सभी धर्म परम सत्य की स्वीकार करते हैं, परम सत्य की स्वीकार करते हैं, ठीक है। फिर प्लेटो के अनुसार व्यक्ति में न्याय से आशय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन पक्ष होते हैं, बुद्धि,
यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, विवेक सद्गुण। फिर संवेग यानी भावनात्मक पक्ष, जिसमें साहस सद्गुण आता है। और इच्छा यानी वासनात्मक पक्ष, इसमें संयम सद्गुण आता है। तो विवेक व्यक्ति के समुचित मार्गदर्शन तथा इच्छा व संवेग पर नियंत्रण, साहस सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करने तथा संयम वासनाओं पर उचित नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है। यदि व्यक्ति तीनों पक्षों में सद्गुण कार्य करे तो वह व्यक्ति में न्याय की स्थिति होती है। फिर सिविल सेवक के लिए वस्तुनिष्ठता से क्या आशय है? तो वस्तुनिष्ठता से आशय है कि एक सिविल सेवक को निर्णय लेते समय उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल विचारधाराओं, कल्पनाओं, वैचारिक रूढ़िगत पूर्वाग्रहों, मान्यताओं आदि से मुक्त होना चाहिए ताकि निर्णयों का आधार पूर्ण तथ्यात्मक तार्किक हो। इन सभी पूर्वाग्रहों को अंतरावलोकन द्वारा दूर किया जाना चाहिए। फिर नारीवादी नीति शास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह नीति शास्त्र समाज को पितृसत्तात्मक बताता है तथा सभी प्रकार के नैतिक नियमों को पुरुषों द्वारा ही निर्मित मानता है। इन्होंने पुरुष उन्मुख नैतिक नियमों को मेल स्ट्रीम कहा है। यह महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार पर केंद्रित है तथा निजी जीवन में राज्य हस्तक्षेप को अनिवार्य मानता है। फिर अरविंद के अनुसार एकात्मक योग क्या है? तो इन्होंने योग की विभिन्न धारणाओं जैसे हठ योग, राजयोग, कर्मयोग आदि को समाहित कर एकात्मक योग की अवधारणा दी, जिसके द्वारा भौतिक, मानसिक, जैविक रूपांतरण के माध्यम से सामूहिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता व इमैनुअल कांट में दो असमानताएं बताइए। भगवद गीता यह धार्मिक ग्रंथ है और इमैनुअल कांट का नीतिशास्त्र धर्म की अवधारणा से स्वतंत्र है। फिर भगवद गीता ईश्वर को साध्य तथा नैतिकता को साधन माना है। इमैनुअल कांट ने ईश्वर को साधन व नैतिकता की साध्य माना है। फिर भगवद गीता इसमें कर्म के आधार पर फल निश्चित है। इमैनुअल कांट ने इसमें फल मात्र एक संभावना है। फिर गांधी जी के 7 पापों के नाम बताइए। नैतिकता विहीन व्यापार, चरित्र विहीन ज्ञान, आत्मा विहीन अंतरात्मा विहीन सुख और मानवता बिना विज्ञान, कार्य के बिना धन, सिद्धांत के बिना राजनीति और त्याग के बिना पूजा। फिर समाज में मूल्य निर्माण की विधियां, तो धर्म, सामाजिक नेतृत्व, स्थानीय समुदाय, मीडिया, सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सिविल सोसाइटी। अंतःकरण का संकट से क्या अभिप्राय है? तो अंतःकरण के संकट से तात्पर्य है उस स्थिति से जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्य या विकल्पों में से किसी एक के चयन में असमंजस का अनुभव करे। इस स्थिति में निर्णय भौतिक लाभ हानि, सांसारिक अर्थों से परे अंतःकरण की आवाज से किया जाता है। पर कांट के अनुसार पूर्ण संकल्प को परिभाषित कीजिए। तो आनंद से युक्त शुभ संकल्प को पूर्ण संकल्प कहा जाता है। कांट के अनुसार जब मनुष्य कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर संकल्प लेता है तब ईश्वर उस व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है। फिर हीगल के अनुसार पूर्ण नैतिकता क्या है? तो हीगल के अनुसार पूर्ण चैतन्य की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत हितों के बारे में न सोचकर केवल सामाजिक हितों के लिए कार्य करता है तथा पूर्ण चैतन्य को ही सत्य मानता है, पूर्ण नैतिकता की अवस्था कहलाती है। फिर नैतिक निर्णय लेने में की प्रक्रिया में कौन-कौन से गुणों की आवश्यकता होती है? तो प्रतिबद्धता, चेतना, योग्यता, फल की चिंता किए बगैर सही कार्य करने की इच्छा यानी प्रतिबद्धता, चेतना यानी निरंतर सही कार्य करने की जागरूकता, नैतिकता, मूल्यों के अनुरूप व्यवहार। ठीक है। फिर योग्यता, जानकारी एकत्र करने, मूल्यांकन करने, विकल्पों का विकास करने, परिणामों व जोखिमों के पूर्वानुमान करने की योग्यता। फिर नैतिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो नैतिक मुद्दों के प्रति सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण नैतिक अभिवृत्ति कहलाती है। यह अभिवृत्ति नैतिक विश्वासों पर आधारित होती है। प्रशासक में निम्नलिखित मूल्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। भावनात्मक में सहानुभूति, करुणा, दया, जन सेवा। फिर संज्ञानात्मक में तार्किकता, अनासक्ति, सीखने की भावना और व्यवहारात्मक में कठोर परिश्रम, कर्तव्य परायण, त्याग, निष्काम कर्म। फिर सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति के समाज में दुष्प्रभावों जैसे सामाजिक असमानता, शोषणकारी गतिविधियों, अधिकारों का हनन आदि को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ। अवधारणा 5 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। संसाधनों तक पहुंच हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में,
समानता, फिर न्याय संगतता हो, जैसे कमज़ोर वर्ग को संरक्षण, फिर है मानवाधिकार, जैसे कि गरीब व पूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, ठीक है? फिर सहभागिता हो, सभी वर्गों की भागीदारी हो और विविधता हो, सह अस्तित्व का सम्मान हो, तो संसाधनों तक पहुँच, न्याय संगतता, मानवाधिकार और सहभागिता और विविधता। फिर मेरा स्थान मेरा कर्तव्य कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आत्मपूर्णवादी चिंतक या विचारक ब्रैडले के इस कथन का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं व क्षमताओं की पहचान कर उसी के आधार पर समाज में कर्तव्य का निर्धारण तथा तदुपरांत कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। इससे समाज में कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। फिर त्रिरत्न पर टिप्पणी कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में पूर्ण आस्था। सम्यक ज्ञान यानी जैन नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन कर उन्हें भली-भांति समझना। और चरित्र यानी जैन नियमों व सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करना। फिर प्रशासक के चरित्र में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है? तो प्रशासक की विश्वसनीयता की बढ़ोतरी में सहायक, फिर नैतिक सिद्धांतों के सोपान क्रम के ज्ञान में सहायक, नैतिक दुविधाओं में निर्णय लेने में सहायक और कर्तव्यों के निर्वहन में कुशलता तथा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। अज्ञानता का पर्दा क्या है? जॉन रॉल के अनुसार न्याय के सिद्धांत के तहत किसी न्यायपूर्ण निष्पक्ष समझौते के निर्माण के लिए बुद्धिजीवियों को अज्ञानता के पर्दे में रखा जाना चाहिए, अर्थात बुद्धिजीवियों को स्वयं की क्षमताओं, योग्यताओं, भविष्य की संभावनाओं और सामाजिक स्थिति आदि का ज्ञान नहीं होना चाहिए। अज्ञानता का पर्दा सभी के लिए स्वतंत्रता, आर्थिक व सामाजिक समानता, कमजोर वर्ग के लिए संरक्षण आदि के लिए आवश्यक है। फिर है अरस्तू के अनुसार सद्गुण आपेक्षिक मध्यावस्था को ग्रहण करने का अभ्यास है। अरस्तू के अनुसार आत्मा के दो पक्ष होते हैं, बौद्धिक पक्ष यानी विवेक, भावनात्मक पक्ष यानी साहस या संयम। तो भावनात्मक पक्ष पर विवेक के नियंत्रण के अभ्यास से अत्यधिक व अत्यल्प के दोषों से बचा जा सकता है। अरस्तु ना तो वासनाओं के उन्मूलन की बात करता है, ना वासनाओं की संतुष्टि के नैतिक मानता है। साहस न तो कायरता है और न ही दुस्साहस है, किंतु सैनिक के लिए साहस दुस्साहस के अधिक निकट होता है। अतः विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता, स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार आपेक्षिक मध्यावस्था का चयन विवेक द्वारा निरंतर अभ्यास से किया जाता है। फिर सर्वधर्मे निधन श्रेय परम धर्मो भयावह कथन की व्याख्या की थी। तो गीता से लिए गए इस कथन के अनुसार सर्वधर्म का पालन करते हुए यदि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह श्रेयस्कर है, तथा परधर्म हमेशा भयावह है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण आश्रम जिसका मूल आधार व्यक्ति के भीतर की क्षमता व गुण है के अनुसार कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तथा प्रत्येक व्यक्ति में इस धर्म का पालन श्रेष्ठ है। व्यक्ति किसी मनुष्य में मानसिक कार्य करने की क्षमता है तथा उसे शारीरिक कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कांट के अनुसार कर्तव्य के लिए कर्तव्य एक आकारिक सिद्धांत है, जिसमें किसी कर्तव्य को अर्थात नैतिक कार्यों को सभी विवेकशील व्यक्तियों द्वारा समान परिस्थितियों में समान रूप से लागू होने की अनिवार्यता अर्थात कर्तव्य के रूप में लिए जाना चाहिए। अर्थात नैतिक नियम किसी परिणाम, परिस्थिति या उद्देश्य आदि के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। कांट के अनुसार विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित संकल्प अर्थात शुभ संकल्प आधारित कर्म, जिनका पालन भी केवल कर्तव्य पालन की चेतना से प्रेरित हो, नैतिक कर्म कहलाते हैं। नैतिक दुविधा से क्या आशय है? तो एक प्रशासक को किन-किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है? नैतिक दुविधा निर्णय लेने की वह जटिल स्थिति जिसमें कार्य उपलब्ध वैकल्पिक विकल्प मूल्यों व नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है तथा निर्णयकर्ता उपलब्ध नैतिक मापदंडों में से किसी चुना जाए को लेकर असमंजस की स्थिति में होता है। प्रशासक के समक्ष नैतिक दुविधाएं जैसे व्यक्तिगत दायित्व बनाम सांगठनिक दायित्व, भावनाएं बनाम बुद्धि, विकास बनाम पर्यावरण, जनता बनाम सेवा के दायित्व के प्रति जिम्मेदारी,
फिर अंतरात्मा बना प्रचलित राजनीतिक विचारधारा, जानकारी साझाकरण संबंधी, फिर वफादारी की भावना संबंधी, निजी हित बनाम सार्वजनिक हित, निजी जीवन बनाम सार्वजनिक जीवन। फिर सार्वजनिक व निजी संबंधों के लिए नैतिक मापदंडों में अंतर कीजिए। तो निजी सार्वजनिक संबंध, सार्वजनिक हितों की प्राथमिकता, भावनात्मक पक्ष की बजाय नियम कानूनों पर अधिक बल, कानूनों के भय से सार्वजनिक विश्वसनीयता से समझौता नहीं, सशर्त प्रोत्साहन के तथ्य विद्यमान क्योंकि सार्वभौमिक मूल्य का अनुसरण करते। फिर निजी संबंध में व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता, नियम कानूनों से अधिक भावनात्मक पक्ष पर बल, कानून का कोई भय नहीं तथा व्यक्तिगत विश्वसनीयता सबसे ऊपर, सशर्त रहित प्रोत्साहन के तत्व विद्यमान क्योंकि ये विशिष्ट प्रकृति के मूल्यों का अनुसरण करते हैं। फिर भीमराव अंबेडकर के नीति शास्त्र पर प्रकाश डालिए। तो संवैधानिक मूल्यों पर अत्यधिक बल, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता आदि। फिर जाति भेद, अतिरिक्त भेदभाव का विरोध किया, सामाजिक समानता का समर्थन किया। फिर धार्मिक सुधार, हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता बताई। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु शिक्षित होने, संगठित होने, संघर्षशील होने की बात कही। सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक निर्णयों में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। फिर पूंजीवादी व साम्यवाद का विरोध किया, आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिकता पर बल दिया, महिलाओं का सशक्तिकरण पर बल दिया, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। फिर उपयोगितावाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और परार्थमूलक सुखवाद में विरोधाभास को कैसे दूर करते हैं। तो उपयोगितावादी विचारक मनोवैज्ञानिक सुखवाद यानी व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी होता है तथा परार्थमूलक सुखवाद यानी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख संबंधी कार्य में विरोधाभास दबाव के सिद्धांत से दूर करते हैं। दबाव के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? दबाव के प्रकार जैसे भौतिक, व्यक्ति की भौतिक क्षमताएं हैं, सीमित हैं, अन्य के सहयोग की आवश्यकता होती है। फिर सामाजिक, समाज द्वारा व्यक्ति के कार्यों की प्रशंसा व निंदा। फिर राजनीतिक, राज्य द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन में दंड व प्रलोभन के प्रावधान होते हैं। धार्मिक, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य आदि है। फिर आंतरिक, आंतरिक संतुष्टि की प्राप्ति। पहले 4 दबाव भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक बेंथम द्वारा दिए गए, जबकि 5वां दबाव आंतरिक जे.एस. मिल द्वारा बताया गया है। फिर सदाचार संहिता और आचार संहिता में विवेचन कीजिए। तो सदाचार संहिता मूल्यों और नैतिकता पर आधारित सिद्धांतों का समूह है जो सही या गलत के बारे में निर्णय लेने में सहायक है। और आचार संहिता नियमों व विनियमों का समूह है जो विशिष्ट परिस्थितियों में उचित व्यवहार की व्याख्या करता है। फिर सदाचार संहिता बताता है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, जबकि आचार संहिता तय करती है कि कर्मचारियों को कैसे कार्य करना चाहिए। फिर सदाचार संहिता का दायरा संकीर्ण है तथा मूल्यों पर केंद्रित है। आचार संहिता का दायरा वृहद है तथा नियमों व अनुपालन पर केंद्रित है। सदाचार संहिता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, आचार संहिता केवल कर्मचारियों को ही उपलब्ध है। सदाचार संहिता कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, आचार संहिता कानूनी रूप से लागू की जा सकती है। सदाचार संहिता प्राकृतिक सामान्य व सदाचार संहिता की प्रकृति सामान्य व अमूर्त है, आचार संहिता प्रकृति विशिष्ट व मूर्त है। फिर सदाचार संहिता उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं, आचार संहिता के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है। फिर नैतिक अध्ययन के लिए संकल्प स्वातंत्र्य को मानना आवश्यक है, क्योंकि नैतिक अध्ययन में सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियम तथा दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। अतः संकल्प स्वतंत्रता जो कि इच्छा अनुसार कर्म करने अथवा न करने की क्षमता है को माना जाना चाहिए। हमारे सभी कर्तव्य संबंधी निर्णयों का मूल आधार संकल्प की स्वतंत्रता है। किसी मनुष्य द्वारा आंतरिक तथा बाह्य दबाव में किए गए कार्य की नैतिकता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। संकल्प स्वातंत्र्य नियतिवाद के विपरीत अवधारणा है। नियतिवाद के अनुसार सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, अर्थात किसी को भी उसके कार्य व निर्णयों के आधार पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कांट ने कहा है कि तुम्हें करना चाहिए अतः तुम कर सकते हो। यहाँ चाहिए के अंतर्गत संकल्प स्वातंत्र्य का भाव निहित है। फिर राजनीति अभिवृद्धि के निर्धारक तत्वों पर लघु लेख लिखिए। तो किसी राजनीतिक दल, विचारधारा, उम्मीदवार तथा राजनीतिक संस्था के प्रति सकारात्मक
वह नकारात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक अभिवृद्धि कहलाता है। राजनीतिक अभिवृद्धि का निर्धारण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक कारक, बुरी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों की तुलना अच्छी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति बड़े परिवर्तनों के समर्थक होते हैं। फिर आयु, मनोवैज्ञानिक पद्धति और परिवार और धर्म व लिंग। फिर साधन मूल्य व साध्य मूल्य में अंतर। तो साधन मूल्य वे मूल्य जिनका प्रयोग उच्चतर मूल्य प्राप्ति के लिए किया जाता है और ये आत्मनिष्ठ होते हैं, ये स्वतः वांछनीय नहीं होते और ये मूलतः परिणाम निरपेक्ष नहीं होते। डिफरेंस ही देख लेते हैं। तो ये वे साधन जिनका प्रयोग उच्चतर मूल्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। फिर साध्य मूल्य, ये जीवन के परम उद्देश्य होते हैं, सभी कार्य इन्हीं की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। साधन मूल्य ये आत्मनिष्ठ होते हैं, साध्य मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। साधन मूल्य स्वतः वांछनीय नहीं होते, साध्य मूल्य स्वतः वांछनीय होते हैं। फिर साधन मूल्य ये मूलतः पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष नहीं होते, पर साध्य मूल्य पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष होते हैं। साधन मूल्य, इन मूल्यों का महत्व इनके परिणामों के कारण होता है। साध्य मूल्य, इन मूल्यों का महत्व इनकी उत्कृष्टता के कारण होता है। साधन मूल्य देश काल परिस्थितियों पर निर्भर हो सकते हैं, साध्य मूल्य इनकी देश काल परिस्थितियों पर निर्भरता नहीं होती है। फिर उदाहरण, साधन मूल्य के व्यायाम, धैर्य, विनम्रता और साध्य मूल्य के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सत्य। फिर स्वामी विवेकानंद के जीवन से आप कौन कौन से आदर्शों को ग्रहण कर सकते हैं? समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर की अभिव्यक्ति तथा प्रत्येक जीव में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर विवेकानंद जी ने जातिवाद, नस्लवाद, छुआछूत का विरोध किया। वे संस्कृतियों के समन्वय में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यात्म एवं पश्चिम का विज्ञान एक साथ दुनिया में चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा, विचारों और कार्रवाई के माध्यम से लोगों को सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया। राजनीतिक हालातों व पश्चिम प्रेरित सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। उन्होंने सीमांत व दलित वर्ग के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया और प्राचीन मुहावरे दरिद्र नारायण का प्रभावी प्रयोग किया। विवेकानंद ने युवाओं के काफी हद तक प्रेरित किया तथा उन्हें आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मत्याग 5 सूत्र दिए। तो आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, फिर आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और आत्मत्याग के 5 सूत्र। भारत में प्रशासकों के व्यवहार में सुधार के लिए किए गए प्रयास। तो निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, जैसे कि ली आयोग का गठन, एडी गोरेवाला समिति, संतानम समिति, प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो एडी गोरेवाला समिति ने कर्मचारियों की नैतिकता, उत्तरदायित्व आदि के संबंध में सिफारिश की। फिर संतानम समिति ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश की। प्रथम प्रशासनिक सुधार ने लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नीति शास्त्र अनुच्छेद 311 की पुनर्समीक्षा तथा भ्रष्टाचार का रोकथाम अधिनियम 1988 को अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की। फिर एक होता समिति की रिपोर्ट। फिर है सिविल सेवा आचरण नियम 1964, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। फिर नोलन समिति यूके के द्वारा सिविल सेवकों के लिए 7 आधारभूत मूल्य बताए गए हैं, जिसमें है पहला वस्तुनिष्ठता, फिर है निस्वार्थता, फिर है पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व। फिर सत्य बिना समर्थन जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। महात्मा गांधी के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो सामान्य अर्थ में जो तथ्य जिस रूप में देखा, सुना, जाना या अनुभव किया हो, उसे परिवर्तन या संशोधन के बिना उसी रूप में व्यक्त करना सत्य है। गांधी जी सत्य को व्यापक अर्थ में स्वीकार करते हैं, जिसके तहत सत्य ही ईश्वर है। इस कथन ईश्वर सत्य है से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति भी ईश्वर में विश्वास कर सकता है। नहीं, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति भी इसमें विश्वास कर सकता है। यह कथन सत्य को ईश्वर की भांति अंतिम अर्थात साध्य स्वरूप मानता है तथा ईश्वर की भांति ही सर्वव्यापक व सार्वभौमिक मानता है। अतः सत्य जो कि अंतिम है, वह आत्मनिर्भर होगा, वह सार्वभौमिक है।
अतः जन समर्थन से परे है। गांधी जी ने अनावश्यक दार्शनिक सिद्धांतों से परे सत्य के वाणी, कर्म, विचारों में आचरण को अनिवार्य माना है। फिर नीति शास्त्र क्या है? निम्नलिखित 4 नैतिक संप्रतियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियमों, दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण कर सामाजिक मानक स्थापित किए जाते हैं। फिर अधिकार कर्तव्य क्या है? पहले तो व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है तथा समाज द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को अधिकार कहते हैं, जो कानूनी और नैतिक 2 प्रकार के होते हैं। वही कर्तव्य मनुष्य के अंतर्गत वासना और विवेक के मध्य होने वाले द्वंद्व का सूचक है। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक ऋण है, जिसे चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म हो जाता है। अधिकार और कर्तव्य समाज में संतुलन स्थापित करते हैं। फिर सर्वोच्च शुभ, वह शुभ जो व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति करे, वह शुभ है। अतः यह वांछनीय होता है, जैसे स्वास्थ्य, धन, ज्ञान। सभी शुभों में शिखर पर विराजमान सर्वोच्च शुभ कहलाता है। सर्वोच्च शुभ स्वयं साध्य है, यह किसी अन्य आदर्श का साधक नहीं हो सकता। फिर है सद्गुण। श्रेष्ठ गुणों को सद्गुण कहा जाता है। यह मानवीय जीवन की श्रेष्ठता के रूप में परिभाषित किया गया है। सद्गुण जन्मजात ना होकर सीखे जाते हैं, जिनके लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। सद्गुण व्यक्ति नैतिक कार्य नहीं करता, क्योंकि सद्गुण व्यक्ति के चरित्र और कार्यों में परिलक्षित होते हैं। सद्गुणों पर सर्वाधिक बल ग्रीक विचारकों ने दिए हैं, जैसे सुकरात, ज्ञान, सद्गुण बताया है। फिर रित, यह वैदिक अवधारणा है जिसे जगत की भौतिक, नैतिक, कर्मकांडी व्यवस्था को नियमित किया जाता है एवं यह अनुलंघनीय है। नक्षत्रों की परिक्रमा, समाज के कर्तव्यों का निर्धारण, कर्मकांडों का नियमन रित के अनुसार ही होता है। ऋग्वेद में वरुण को ऋत का रक्षक बताया गया है, ऋतस्य कोपा। फिर एक सिविल सेवक के निजी व सार्वजनिक जीवन के नियमित करने हेतु आचार संहिता का निर्माण ऋत की अवधारणा पर किया गया है। गांधी जी के एकादश व्रतों को समझाइए, तो अपन ने पढ़े थे, बस देख लेते हैं क्या क्या है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अवैय, अस्वाद, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी और शारीरिक श्रम और अस्पृश्यता निवारण। फिर सत्यनिष्ठा क्या है? विभिन्न विद्वानों ने इसे किस प्रकार दार्शनिक आधार प्रदान किया है? तो सत्यनिष्ठा से तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों में सुसंगति, नैतिक सिद्धांतों में एवं आचरणों से सुसंगति से है। अर्थात मनुष्य के विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उनके विचारों एवं आचरणों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। फिर सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है? तो सत्यनिष्ठा को दार्शनिक आधार प्रदान करने में परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्रियों का योगदान सर्वप्रमुख है, क्योंकि सत्यनिष्ठ के आदर्श में किसी भी प्रकार की असंगति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांट के अनुसार नैतिक नियम देश, काल, परिस्थिति, परिणाम के सापेक्ष नहीं हो सकते। अतः कांट का दर्शन सत्यनिष्ठा संबंधी पूर्ण सुसंगति को दार्शनिक आधार प्रदान करता है। साथ ही कांट का दर्शन नैतिक नियमों के पालन में किसी भी प्रकार के अपवाद को स्वीकार नहीं करता। फिर भगवद गीता परिणाम या फल की इच्छा किए बिना प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं धर्म के पालन पर बल देती है, जो सत्यनिष्ठा हेतु अनिवार्य पूर्ण सुसंगति से साम्यता रखता है। फिर अंतःप्रज्ञावादी नीतिवादियों के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में अंतःकरण के अनुसार आचरण किया जाना चाहिए। अंतःकरण की आवाज पर किया गया कार्य सत्यनिष्ठा ही होता है। फिर महात्मा गांधी प्रत्येक परिस्थिति में सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों के प्रयोग, साधन साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी जी का दर्शन विचारों के साथ साथ विचार एवं आचरण में सुसंगति स्थापित करता है, जो सत्यनिष्ठा का मूल आधार है। फिर निष्काम कर्म योग क्या है? और निष्काम कर्म योगी सिविल सेवकों के कर्म का प्रयोजन होना चाहिए। तो निष्काम कर्म योग भगवद गीता का प्रमुख नैतिक विचार है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों में को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की इच्छा न रहते हुए केवल कर्तव्य पर बल देना चाहिए। गीता में कर्म के लिए सर्वधर्म का प्रयोग किया गया है और योग का अर्थ मार्ग है।
गीता का यह सिद्धांत भारतीय दर्शन में कर्तव्यवाद का प्रतिनिधि सिद्धांत है, जिसकी तुलना जर्मन दार्शनिक कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत से की जाती है। अतः यह सिद्धांत सिविल सेवकों हेतु अत्यधिक महत्ता रखता है। एक निष्काम कर्मयोगी सिविल सेवक के कर्म का प्रयोजन सर्वभूत हित, लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण होना चाहिए। जन कल्याण हेतु एक सिविल सेवक को अपने अधिकार, शक्तियों का प्रयोग निष्काम भाव से कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, जिससे आमजन का कल्याण हो। फिर साथ ही सिविल सेवक समाज के रोल मॉडल होते हैं, अतः आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। सर्वभूत हित का व्यापक अर्थ है कि समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति होनी चाहिए। इससे निष्काम कर्मयोगी सिविल सेवकों को सर्वार्थ प्रधान इच्छाओं की बजाय परार्थमूलक इच्छाओं पर बल देना चाहिए, जिससे जन कल्याण हो। भगवद गीता निष्क्रियता को नकारती है, अतः सिविल सेवकों को सर्वधर्म पालन करते हुए अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करना चाहिए। फिर सुकरात के सद्गुण संबंधी सिद्धांत को समझाइए। तो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना है, जिसके आधार पर वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक नीति मीमांसा की स्थापना की जा सके। सुकरात से पूर्व सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित आत्मनिष्ठ व सापेक्षवादी नीति मीमांसा द्वारा किसी भी व्यक्ति कार्य को अनैतिक ठहराया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति कार्य को अनैतिक ठहराया जा सकता था। सुकरात के अनुसार सद्गुण वे हैं जो कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं और व्यक्ति के भीतर यह क्षमता उत्पन्न करते हैं कि वह अपनी वासना और इच्छाओं को अपने विवेक के अधीन रख सके। जैसे डर की भावना को नियंत्रित करने के लिए साहस एक स्थायी सद्गुण है। सुकरात के अनुसार मानव कल्याण के लिए सद्गुणी जीवन आवश्यक है। सुकरात ने ज्ञान को एकमात्र सद्गुण माना है, किंतु ज्ञान से तात्पर्य मात्र तथ्यपरक ज्ञान से न होकर शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत्य असत्य में आदि में भेद कर पाने की क्षमता से है। ज्ञान सद्गुण से युक्त व्यक्ति कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ज्ञान उसके आचरण में परिलक्षित होता है। सुकरात ने न्याय, साहस, संयम, विवेक आदि सद्गुणों को ज्ञान सद्गुण का विशिष्ट रूप माना है। इन सद्गुणों के संबंध को स्पष्ट करने के लिए सुकरात ने सद्गुणों की एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। फिर सुकरात ने मानसिक सुख एवं शांति को शारीरिक सुख की तुलना में श्रेष्ठ माना है। अतः सुकरात ने सद्गुण सिद्धांत का प्रतिपादन कर वस्तुनिष्ठ व सद्गुण नीति शास्त्र की स्थापना की है। फिर मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है, तो उस समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं: पिता, माता, शिक्षक। एपीजे अब्दुल कलाम के विश्लेषण कीजिए। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम का एक कथन देश व समाज के नैतिक आधार के निर्णय में माता पिता शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि मानता है। मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान भी यह मानता है कि माता पिता और शिक्षक जो मूल्य बच्चे को देते हैं, उनके अधिकार आधार पर बच्चे मानसिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। उन्हीं से बाल मन का निर्माण होता है। बच्चे माता-पिता के क्रियाकलाप को देखते हैं, उन्हें जीवन में उतारते हैं। माँ से बालक दया, करुणा, प्रेम आदि भावनात्मक मूल्यों के साथ सच्चाई, सहानुभूति जैसे मूल्य सीखते हैं। वहीं पिता से ईमानदारी, दृढ़ता, अनुशासन आदि मूल्य ग्रहण करते हैं, जो बच्चों के मन सुंदर बनाने के साथ-साथ मजबूत भी बनाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चे जो भविष्य के राष्ट्र निर्माता होते हैं, उनके चरित्र निर्माण और अच्छा इंसान बनाने में माता-पिता की भूमिका सर्वोपरि है। माता-पिता के बाद बच्चों के चरित्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका सर्वप्रमुख होती है। शिक्षक बच्चों के आदर्श होते हैं, जो बच्चों के सम्मान, जवाबदेही, लचीलापन, सत्यनिष्ठा, विश्वास, सकारात्मक सोच, नवाचार जैसे मूल्यों का बीजारोपण करते हैं, जिनके आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त, सफल और खुशहाल समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होता है।